चलो देखो क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम जब भी बैलेंस शीट बना रहे हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, उसमें हम बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी दिखाते हैं। नॉन कैश इनकम भी हो सकती है, नॉन कैश एक्सपेंस भी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ है, कैश भर गया, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में से माइनस करें क्योंकि वो इस ईयर को रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस हम दिखा रहे हैं जो हो सकता है कैश को अफेक्ट ना करते हो या करते हो, पर हम वो ट्रांजैक्शंस माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो एज अ इन्वेस्टर जब मुझे देखना है आपका कैश बैलेंस कैसे बढ़ रहा है, कैश बैलेंस ऊपर कैसे हो रहा है या कैश बैलेंस नीचे कैसे हो रहा है, तो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो कंपनी इन्वेस्टर्स को कैश बैलेंस दिखाने के लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाती है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और बेनिफिट है, देखो क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं 3 ब्रॉड एक्टिविटीज में अपने सारे ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई करती हूँ: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये करके मैं मेरे इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहती हूँ, देखो मेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ है, कैश में हुआ हो या नॉन कैश हो, उसमें से ऑपरेटिंग का कितना है, ऑपरेटिंग यानी मेन मेरी बिजनेस एक्टिविटी करके कितना कैश आ रहा है या जा रहा है। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके कितना कैश आ रहा है या जा रहा है। एंड लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली ज़्यादा कैश आउटफ्लो इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी में होना चाहिए? ऑपरेटिंग, मेन बिजनेस एक्टिविटी में होना चाहिए ना। अनलेस एंड अनटिल उस ईयर में आपने कोई बड़े मेजर असेट्स खरीदे या बेचे नहीं हो, या उस ईयर में आपने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस नहीं किया हो, या उस ईयर में आपने इक्विटी शेयर्स नहीं रेस किए हो, तो फिर ये वाली एक्टिविटीज से कैश फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बात करी? तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो यानी पैसा आना, पैसा जाना। तो कैश अंदर आ रहा है हम उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, कैश बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी देखो सबसे पहले क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, सबसे सिंपल सबसे इजीएस्ट होता है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, आपको बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसके इफेक्ट्स कहाँ पे आते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद आ रहा है क्या? हल्का हल्का याद आ रहा है? इसके बाद होता है बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया करंट लाइबिलिटीज में। इसके भी इफेक्ट्स कहाँ जाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्यों? मैं लोन ले रही हूँ यानी मैं अपने बिजनेस को उससे फाइनेंस कर रही हूँ। फाइनेंसिंग यानी एकदम बेसिक मतलब क्या, मैं मेरा बिजनेस चलाने के लिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सोर्सेस ऑफ फंड्स अरेंज कर रही हूँ, प्लस उनको मैं रिटर्न्स क्या क्या दे रही हूँ। इक्विटी शेयर्स होगा तो उसको डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देंगे, लोन को इंटरेस्ट देंगे। तो ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। पैसे कहाँ कहाँ से रेज होते हैं और उनको रिटर्न्स कैसे कैसे दे रहे हो। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली लाइबिलिटीज साइड में इक्विटी शेयर वाला पार्ट, कुछ लोन्स वाला पार्ट, डिबेंचर्स वाला पार्ट, रिजर्व्स वाला पार्ट। रिजर्व्स में रिजर्व्स फिलहाल छोड़ देते हैं, तो ये 3-4 पार्ट्स कहाँ जाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या है? रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम यहाँ देते हैं, फाइनेंसिंग में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होगा या सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट होगा, उन सब का इफेक्ट हम ऑपरेटिंग में देते हैं। वो किसको बिलोंग करता है? प्रॉफिट जो हमने सेट असाइड किया। याद आ रहा है क्या? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग के इनफ्लोज देखो हमने क्या लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स इशू करके जो पैसे अंदर आए। जैसे कि लास्ट ईयर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है 10 लाख, इस ईयर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है 12 लाख, यानी 2 लाख के शेयर्स आपने इशू किए। 2 लाख के शेयर्स इशू किए यानी 2 लाख बिजनेस में अंदर आया। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे दिखाएंगे हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। इनफ्लो हम नॉर्मल दिखाते हैं, आउटफ्लो हम ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, यानी आउटफ्लो हमको माइनस करना है। याद आ रहा है? तो हम ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वर्ड्स क्या यूज करेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। याद आ रहा है क्या? सेम वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर था 20 लाख, इस ईयर दिख रहा है 25 लाख, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ गया यानी मैंने पैसे
रेस किया है, पैसे बिजनेस में अंदर आए। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है क्या बात कर रही हूँ? नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, सेम। लोन रिसीव्ड, सेम। अभी एक प्रॉब्लम आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, उसको करंट लाइबिलिटी में दिया हुआ रहता है, तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम सारे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी का इफेक्ट कहाँ पे देते हैं? ऑपरेटिंग में। तो आप ऑपरेटिंग में दोगे या आप फाइनेंसिंग में दोगे, नेट आंसर आपका टैली होगा, आंसर सही आएगा, बट जो ऑपरेटिंग का आंसर है और जो फाइनेंसिंग का आंसर है वो आंसर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपका टैली होगा क्योंकि इफेक्ट्स तो गए, बट सिर्फ गलत एक्टिविटी के अंदर इफेक्ट्स गए। अभी लॉजिकली आप मेरे से पूछो दीदी कहाँ जाना चाहिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने वर्किंग कैपिटल को रेस, वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स अरेंज करने थे, जो मैंने कैसे किए? थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये इट इज एज गुड एज मैंने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया है थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट। याद आ रहा है? वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो छोटे मोटे लोन्स के लिए मैंने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट रेज किया, भले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, पैसे तो फाइनेंस हुए ना, तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे? अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सुनो क्या है, लास्ट ईयर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था 10,000, इस ईयर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000, मतलब लोन 2000 से बढ़ गया। लोन 2000 से बढ़ गया तो इसको हम क्या दिखाएंगे? इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी के अंदर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। लिखेंगे क्या? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। याद आ रहा है क्या? एंड डिफरेंस अमाउंट कितना? 2000। इजी है, पक्का। नेक्स्ट है हमारा आउटफ्लो। आउटफ्लो को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस मैंने जो पहले रेज किया था, अब मैं उसको रीपे कर रही हूँ, या तो उसके ऊपर रिटर्न से, या तो पैसे ही पूरे वापस दे रही हूँ, या तो मैं उसके ऊपर रिटर्न्स पे कर रही हूँ। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड इज अ रिटर्न, लोन के ऊपर इंटरेस्ट इज अ रिटर्न। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है? रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। इसका दूसरा नाम है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। अभी ये क्या होता है? लास्ट ईयर मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, इस ईयर हो गया 8 लाख और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 2 लाख का कैपिटल मैंने रीपे किया है। रीपे किया है तो आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट वर्ड सुनो, जब भी पैसे बढ़ते हैं ना, हम वर्ड यूज करते हैं प्रोसीड्स, पैसे अंदर आ रहे हैं। जब भी पैसे घटते हैं यानी आप रीपे करो तो वर्ड रीपेमेंट या रिडेम्पशन ही यूज करना है, तब आप प्रोसीड्स नहीं यूज कर सकते हो। प्रोसीड्स यानी अंदर आना होता है। जिसको ये सब कंफ्यूज होता है वो क्या यूज करेगा? सिंपल, इनफ्लो इन इक्विटी शेयर कैपिटल या आउटफ्लो फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। याद आएगा क्या? पक्का याद आएगा। तो आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया, आपने इक्विटी शेयर्स को रिडीम किया, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन किया, ये सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर और लोन पे इंटरेस्ट दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी हिडन क्या होता है? सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। आपको दिया है लास्ट ईयर भी डिबेंचर्स थे 10 लाख, इस ईयर भी डिबेंचर है 10 लाख, बट डिबेंचर के आगे दिया 10% डिबेंचर्स है 10 लाख। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? 10% डिबेंचर्स 10 लाख आपको इससे दिया। आपने देखा लास्ट ईयर 10 लाख है, इस ईयर 10 लाख है, नो चेंज। जो चीज़ में चेंज ही नहीं हुआ है उसका इफेक्ट कैश फ्लो में नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट थी, वो 10% इंटरेस्ट थी। अभी लॉजिकली मैंने वो 10% इंटरेस्ट जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही थी तो मैंने उसको कहाँ दिखाया था? अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया था। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट दिखाता है, मैं बोलूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गया है, तो गलती से वो इनकम कहाँ है फिलहाल, और वो एक्सपेंस कहाँ दिख रहा है फिलहाल? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज समझाती हूँ, समझो, बहुत बेसिक है। हम पीएनएल का प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेकर आते हैं। पीएनएल के प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस और सारी इनकम के इफेक्ट आ गए। समझ में आ रहा है क्या? पीएनएल के पीएनएल थोड़ी देखते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट। इनकम है, एक्सपेंस है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। तो अब देखो क्या होगा, कोई भी इनकम हो, पहले मैं देखूंगी क्या ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को बिलोंग करती है क्या। अगर हाँ ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इनकम है तो फिर मैं
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से वो इनकम को माइनस कर दूंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट में से वो इनकम को माइनस कर दूंगी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर उस इनकम को दिखा दूंगी। सो ये चीज़ याद रखनी है कि सारे एक्सपेंस और सारी इनकम का इफेक्ट ऑलरेडी पीएनएल में दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिया हुआ है। मुझे वहाँ से चीज़ें निकालनी है अगर वो एक्टिविटी को बिलोंग नहीं करती है तो। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? तो सुनो, कोई इनकम है, सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछेंगे डज इट बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर आपका आंसर आ रहा है हाँ, तो वो इनकम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट्स में हम उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, अगर कोई इनकम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को बिलोंग नहीं कर रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डज इट बिलोंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर यस, तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो इनकम दिखाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करो। समझ में आ रहा है? अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी आंसर नो है तो फिर वो जहाँ है इनकम वो सही जगह है, ऑपरेटिंग में होनी चाहिए थी, ऑपरेटिंग में ही है। समझ में आ रहा है क्या बात करी? वैसे ही अभी एक्सपेंस, मैं क्वेश्चन पूछूँ आप मुझे जवाब दो। अगर सपोज मैं बोलूँ ये एक्सपेंस दिया हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इट इज माई एक्सपेंस। डज इट बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट बिलोंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी? यस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाना है, यानी एक्सपेंस दिखाना है, तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आउटफ्लो दिखाऊंगी, माइनस करूंगी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर दूंगी। क्यों? वहां से एक एक्सपेंस कम किया तो वहां का मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? तो बच्चे एडजस्टमेंट्स के ना 5 6 कौन से 8 10 होंगे मैक्स टू मैक्स, ये एडजस्टमेंट्स याद करके जाते। क्यों याद करना? इन्वेस्टमेंट में जा रहा है तो यहाँ से निकालो, फाइनेंसिंग में जा रहा है यहाँ से निकालो, बाकी इफेक्ट किसका देना है? इनकम है या एक्सपेंस है, तो ऐड होगा या माइनस होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फास्ट जा रही हूँ क्या? पक्का समझ में आ रहा है? तो देखो क्या है, अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10 लाख पे 10%, तो वो हो रहा था 1 लाख। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट्स में उसको एक्सपेंस को ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक्सपेंस वहां से निकाल के यहाँ डाला तो वहां का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, बहुत बहुत मस्त एडजस्टमेंट है। लास्ट ईयर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख, इस ईयर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 12 लाख। मतलब मैंने और शेयर्स इशू किए, कितने के? 2 लाख। ये तो सबको आएगा। अभी आगे आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है और उसमें सबसे पहले दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आपने इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर किया है तो आपको भी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ज्यादा कनेक्ट होता होगा। क्या था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व? 10 का शेयर आप 12 पे इशू करते हो तो 2 रुपीज एक्स्ट्रा हम कहाँ डालते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? इक्विटी शेयर कैपिटल में से 2 लाख रुपीज दिखाऊंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दूसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लास्ट ईयर था 40,000, इस ईयर है 60,000। मतलब शेयर्स इशू किए थे किस पे? प्रीमियम पे। तो ये 20,000 भी कहाँ दिखाएंगे हम? इनफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसे आए ना? समझ में आ रहा है? आई हैव नेवर सीन क्वेश्चन वेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होता हो। कम होता है, ऐसे नहीं होता है। जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं या कुछ क्राइटेरिया के अंदर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं, बट वो सब आपको नहीं है। आपके लिए, आपके केस में या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम उतने का उतना ही रहेगा या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ जाएगा। याद आएगा? पक्का ये ध्यान आएगा। देखो क्या है एडजस्टमेंट नंबर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लास्ट ईयर था 40,000, करंट ईयर है 60,000। प्लीज एग्जाम में ध्यान देना, यूजुअल बैलेंस शीट तो कैसे बनती है? पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। और अगर मुझे आपको और कंफ्यूज कराना है, पेपर को हल्का सा एक ट्रिक डालना है, पूरा सम इजी है, छोटा मोटा ट्रिक डालना है, तो मैं क्या करूंगी? पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा आपका। समझ में आएगा? तो प्लीज ध्यान देना ये एग्जाम में करंट ईयर प्रीवियस ईयर है या प्रीवियस ईयर करंट ईयर है। समझ में आ रहा है?
देखो क्या है, यू वुड ऑलवेज फाइंड इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम whenever new shares are issued, share may be issued at premium. So increase in securities premium is an inflow and shown in financing activity. Easy है ये एडजस्टमेंट समझिए. किसको कोई डाउट है ये एडजस्टमेंट में? पक्का समझा है. नेक्स्ट देखो क्या है, अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो लास्ट ईयर इक्विटी शेयर से 10 लाख, इस ईयर इक्विटी शेयर से 15 लाख, तो हम वैसे तो क्या अज्यूम करेंगे 5 लाख रुपीज से क्या हुआ है, इशू किया है मैंने शेयर्स, 5 लाख रुपीज मेरे बिजनेस में आएगा. बट नीचे एडजस्टमेंट में दिया है दीज शेयर्स आर बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स यानी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. वो सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एक्चुअल कैश तो आता ही नहीं है. तो फिर ये 5 लाख इनफ्लो नहीं है, फिर इसको हमको टोटली इग्नोर करना है. समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? तो देखो सेकंड वाला क्या है, बोनस शेयर्स इशूड आर लाइक गिफ्ट्स एंड सो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसका इफेक्ट हम नहीं देंगे. हिडन एडजस्टमेंट है, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में कंटेन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो डिविडेंड. 12% प्रेफरेंस शेयर, जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर के आगे कोई रेट देखा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट. कुछ तो है, कुछ तो है. अगर रेट दिया है मतलब कुछ तो है. तो आप उतना इंटरेस्ट क्या करोगे, इस ईयर में से माइनस कर दोगे और करंट ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो एक्सपेंस था तो वो ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे. समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? अभी मेरे को क्वेश्चन पेपर को थोड़ा और ट्रिकी बनाना है, एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है. तो मैं आपको नीचे एडजस्टमेंट में दूंगी द न्यू प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर. तो उस पर जो न्यू वाला है उस पर सिर्फ हाफ ईयर का डिविडेंड आएगा. जो ओरिजिनल वाला है 10 लाख उस पर तो फुल ईयर का डिविडेंड, और जो न्यू इशू है 5 लाख उस पर हाफ ईयर का डिविडेंड. सेम डिवेंचर्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं. क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं दिया कि कब इशू किया है न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स. तो हम क्या अज्यूम करेंगे, फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल को इशू किया, यानी तब हम इंटरेस्ट पूरे 15 लाख पे निकालेंगे. याद रहेगा? पक्का याद रहेगा. नेक्स्ट, शेयर्स में भी रिडीम्ड एट प्रीमियम, सो डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड करंट ईयर इज फेस वैल्यू. हाँ अभी देखो आपको नीचे दिया है प्रेफरेंस शेयर्स लास्ट ईयर थे 10 लाख, इस ईयर हो गए 5 लाख. तो पहली बात तो 5 लाख के शेयर्स मैंने रिडीम किया. रिडेम्पशन आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एडजस्टमेंट में दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो मतलब वैसे तो 5 लाख रिटर्न किए ही है, प्लस उसके साथ 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे किया रिटर्न करते वक्त. तो 5 लाख पे 10%, 50,000 का हम क्या दिखा देंगे, प्रीमियम पे. सेम इफेक्ट क्या, आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. याद आएगा? पक्का याद आएगा. नेक्स्ट देखो क्या है, अगर अंडर राइटिंग कमीशन दियो, अंडर राइटिंग कमीशन क्या थी, कोई भी हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाता है उसको हम कमीशन देते हैं ना. नहीं, किसी को अपॉइंट करते हैं शेयर्स बेचने. हाँ मैंने किसी को अपॉइंट किया मेरे शेयर्स बेचने के लिए. क्यों? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है, अगर वो मीट नहीं होती है तो मेरे को मेरे पूरे शेयर्स रिफंड करना पड़ता है जितना पैसा था. तो कभी कभी बैंक मेरे लिए अंडर राइटर बनती है. इसमें बैंक क्या करेगी, एक तो मेरे शेयर्स बिका के देगी, यानी एज अ एजेंट मेरे शेयर्स बेचेगी, और जितने नहीं बिके वो खुद लेगी. इसको हम बोलते हैं अंडर राइट कराना शेयर्स को. इसको भी, ये भी कौन सी एक्सपेंस है, ये फाइनेंसिंग का एक्सपेंस है, पैसे अरेंज करने का एक्सपेंस है. तो इसको कहाँ डालेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. बट ये ऑलरेडी कहाँ डाला हुआ होगा, ऑपरेटिंग में. तो ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट्स में हम इसको ऐड बैक करेंगे और फाइनेंसिंग में से सबट्रैक्ट करेंगे. इजी है. नेक्स्ट देखो क्या है, डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड कौन सा माइनस होता है, जो लास्ट ईयर का हम इस ईयर में पे करते हैं, और जो इस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है. याद आएगा क्या? पक्का याद आएगा. डिविडेंड पहले बहुत कंफ्यूजिंग था. अगर आप थोड़े पहले वाले सम्स चेक करोगे ना तो लास्ट ईयर का हम नेट प्रॉफिट में इफेक्ट दिखाते थे, इस ईयर का इधर, ऐसे इश्यूज थे थोड़े. अभी हमने इजी कर दिया है क्या,
लास्ट ईयर का डिविडेंड हम इस ईयर में पे करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? पूरा ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, तो मुझे समझ में आएगा ना बिजनेस ने कितना कमाया, मैं कितना प्रॉफिट बांटूं। तो सबसे पहले पूरा ईयर खत्म होता है, तो मैं इस ईयर में जो डिविडेंड पे करती हूँ वो लास्ट ईयर का होता है, और जो इस ईयर का डिविडेंड है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? टोटली इग्नोर करते हैं, प्रपोज डिविडेंड बोल के हम नोट्स में दिखाते हैं, इसलिए उसका इफेक्ट कहीं नहीं आता है। समझ में आएगा? याद आएगा? ये पक्का याद आएगा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैंने आपको बता दिया है, ये प्रेफरेंस शेयर्स का भी मैंने आपको बता दिया, फिर भी ये एक एडजस्टमेंट नंबर 8 एक बार बता रही हूँ। लास्ट ईयर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे 10 लाख, इस ईयर हो गए 7 लाख, यानी प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? 3 लाख रुपीज से रिडेम्पशन हुआ है, और एडजस्टमेंट में दिया है प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। ओके, 10% तो 10% हम क्या कर देंगे? डिफरेंस 3 लाख पे 10% 30,000 का हम प्रीमियम दिखाएंगे, तो टोटल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पाएगा 3,30,000। याद आएगा? एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लो, किसको कोई डाउट है तो पूछो। है क्या कोई डाउट? आस्क मी द सिलियस्ट डाउट यू हैव। है इजी है फाइनेंसिंग, याद आएगा? पक्का याद आएगा? सिर्फ मैं बोल रही हूँ बैलेंस शीट अगर मैं बना रही हूँ तो उसमें इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का, लोन का, कुछ हद तक बैंक ओवरड्राफ्ट का, इनके इफेक्ट्स कहाँ पे आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। याद आएगा? लोन कुड बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो, लोन कुड बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो। याद आएगा? अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे। मेरे पास पैसे थे, मैंने वो पैसे से असेट लिया, इट कुड बी टैंजिबल असेट, इट कुड बी इनटैंजिबल असेट, या मैंने एज इट इज कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा। सारे पैसे अभी के अभी यूज करूँ जरूरी नहीं है, मैंने वो पैसे कुछ टाइम तक किसी और कंपनी के शेयर्स लेके रखे, या कहीं कोई लैंड लेकर रखी, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा, तो ये सारा पार्ट होता है मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंडर। फाइनेंसिंग पैसे अरेंज करना, इन्वेस्टमेंट उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना यानी यूज करना। याद आएगा? तो अब देखो क्या है, आपके असेट्स जब स्टार्ट होते हैं तो टैंजिबल असेट्स होते हैं, इनटैंजिबल असेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है। इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। याद आ गया? बचा क्या है? वो साइड हमारी करंट लाइबिलिटीज बची है, ये साइड हमारे करंट असेट्स बचे। तो करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स के इफेक्ट्स कहाँ आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ईजी है। तो अभी देखो सबसे पहले क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो कब होगा? जब मैं असेट बेचूंगी। आउटफ्लो कब होगा? जब आप असेट परचेज करोगे। इनफ्लो कब होगा? जब आप असेट बेचोगे। याद आएगा? तो देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल असेट। टैंजिबल असेट्स कुड बी लैंड, कुड बी फर्नीचर, कुड बी एनी प्रॉपर्टी which you can see, touch, feel. याद आ रहा है क्या? इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद के रखे थे, मैं वो बेच रही हूँ, उससे जो मुझे पैसे आ रहे हैं वो होगा मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे जो मैंने किसी को लोन पे दिया, उसका रीपेमेंट मिलेगा, वो भी कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर। इनफ्लो लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स दो होते हैं, एक लोन्स टेकन, एक लोन्स गिवन। लोन्स टेकन मैंने लोन लिया है, मैंने पैसे खुद के लिए अरेंज किए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन्स गिवन, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, मैंने किसी को हेल्प किया या किसी को दिया है टेम्पररी टाइम के लिए, वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। याद आएगा? पक्का याद आएगा क्या है? तो देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर्स हो गए, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद के रखे, उसमें मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैंने बेसिक एक एफडी करके रखी है अपने पैसों की, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, मैंने कहीं लैंड खरीद के रखी और उस लैंड को रेंट पर चढ़ाया, मुझे रेंट मिलेगा। तो ये सारी इनकम है। इनकम में हम सबसे पहले क्या करते थे? कोई भी इनकम दिखे तो क्वेश्चन नंबर 1, डज इट बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी? यस।
रेंट रिसीव्ड ऑन लैंड ये किसको बिलोंग करता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को। तो फिर उसका आंसर अगर यस आया तो वो कहाँ पे दिखेगी? एज अ इनकम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो ऐड इन इन्वेस्टमेंट्स, ऑपोजिट इफेक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद आएगा? पक्का। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि वहाँ पे एक इनकम है जिसने मेरा प्रॉफिट को बढ़ा के रखा है, बट वो इनकम वहाँ बिलोंग ही नहीं करती है, तो वहाँ से मैं माइनस करके वो इनकम यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। याद आएगा? नेक्स्ट देखो क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। प्लीज अभी ध्यान देना, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट। रेंट पेड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, रेंट पेड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिजनेस करने के लिए मैंने जगह ली है रेंट पे, तो किसको बिलोंग करता है? मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। रेंट रिसीव्ड पर मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इजी है, पक्का याद आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, आउटफ्लो कब कब होगा? जब मैं असेट्स खरीदूंगी, इन्वेस्टमेंट्स खरीदूंगी या इंटेंजिबल असेट्स खरीदूंगी, टैंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। एडजस्टमेंट नंबर 1, dividend paid is a part of financing activity and received is a part of investment activity, same as interest। तो ये तो हम कब से वही बोल रहे हैं ना, dividend paid financing, dividend received investing। easy है, याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट देखो क्या है, एक सबसे पहले आ जाओ आप लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। Whenever intangible assets reduce, assume it to be amortization unless until specifically stated as sale। अभी इसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर मेरा गुडविल था 50,000 का, इस ईयर मेरा गुडविल हो गया 40,000। तो अगर ये गुडविल नहीं होके ये और कोई असेट होता तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर सेल है। सेल के लिए उन्होंने मुझे क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए कि ये सेल है। बट अगर यही इन्वेस्टमेंट हो, लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, इस ईयर इन्वेस्टमेंट हो गई 80,000, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? इन्वेस्टमेंट पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? इन्वेस्टमेंट बेचिए, 20,000 रुपये कमाए। बट ये चीज़ इंटेंजिबल असेट्स पे नहीं होती है, क्योंकि जनरली इंटेंजिबल इतना सेलेबल नहीं होता है। गुडविल लास्ट ईयर था 1 लाख, इस ईयर हो गया 80,000, तो हम अज्यूम करेंगे गुडविल पे और 20,000 क्या है? अमोर्टाइजेशन है। अमोर्टाइजेशन ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, बट पीएनएल में इसका भी इफेक्ट आया, तो हमको पीएनएल में इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स में ऐड बैक करना पड़ेगा। पहले एक्सपेंस सिखाया था, अब उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इजी है, पक्का इजी है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इज शोन बार बार। इफ एनी रेंट इज रिसीव्ड ऑन लैंड व्हिच वाज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, then such rent is a part of investment activity। Remember, any asset sold at a profit or loss give effect of such profit or loss in operating activity। ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ पहले। नेक्स्ट, unless until specifically given, always assume, important मार्क करो, very very important। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ना सेल हुआ है, तब तक हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? टैंजिबल और इंटैंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हुआ। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ गुडविल इंक्रीजेस रिकॉर्ड इट एज परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अभी आ जाओ सबसे इन्वेस्टमेंट के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये एक सम के साथ सिखाती हूँ, लिखो, पीछे ही लिख दो, बुक के पीछे लिखो या जहाँ जगह हो वहाँ लिखो, डबल पेज पे लिखो, जल्दी करो, फास्ट। नहीं चाहिए, स्केल की जरूरत नहीं। 2018 particulars 2018-2019 particulars 2018-2019। फिक्स्ड एसेट्स ये आपको करंट ईयर यानी 2018 में है वो 11,90,000 का, और 2017 में है वो 8,75,000 का। लास्ट ईयर है 8,75,000।
इस ईयर को वापस रिपीट करो। 2018 और 2017 करंट ईयर और लास्ट ईयर ना। अमाउंट्स रिपीट करियो। करंट ईयर का है 11,90,000 एंड लास्ट ईयर का है 8,75,000। अगर इतना ही दिया हो रहा है और कुछ भी नहीं दिया हो रहा है तो हमको फिलहाल क्या दिख रहा है, 8,75,000 असेट था लास्ट ईयर, इस ईयर हो गया 11,90,000, मतलब मैंने असेट परचेज किया। परचेज यानी आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, याद आएगा क्या। बट अभी नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट is rupees 1 lakh. Depreciation on fixed asset is rupees 1 lakh. अभी जब भी फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रीसिएशन दिया हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट क्या करने का, एक मशीनरी अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने का। तो बनाओ एक छोटा सा लेजर अकाउंट, टी फॉर्मेट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर का कितना है, 8,75,000। इस ईयर का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये सब तो याद ही होगा ना। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है, 11,90,000। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेप्रीसिएशन असेट को कम करता है तो उसमें हमको क्रेडिट करना पड़ेगा डेबिट को कम करने के लिए। दूसरा, अगर डेप्रीसिएशन की मैं जर्नल एंट्री पूछूं क्या होगी, तो क्या होगी, डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा, बाय डेप्रीसिएशन 1 लाख। अब आप टैली करोगे, बैलेंसिंग फिगर मुझे बताओगे टू बैंक आ रहा है या बाय बैंक आ रहा है। ये इस पे ऊपर मैंने बहुत मेहनत किया, आई होप आप लोगों को याद है ये सब, ये बहुत डीप में जाके मैंने सिखाया था। 4,15,000 टू बैंक आ रहा है। यानी मैं बोलूँ एंट्री क्या बन रही है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसकी जर्नल एंट्री है ये, असेट खरीदने की, पैसे बाहर जा रहे हैं यानी हमने असेट खरीदा है, तो एंट्री क्या आएगी, फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक। अब इसके इफेक्ट्स लिखवा क्या होंगे। इफेक्ट नंबर 1, सबसे पहले डेप्रीसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डेप्रीसिएशन क्या है, मेरा नॉन कैश एक्सपेंस, बट पीएनएल में तो इफेक्ट सब एक्सपेंसेस का और सब इनकम का आ गया है। तो मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से ये एक्सपेंस को निकालना है। एक्सपेंस को निकालेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो एडजस्टमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट इफेक्ट हमको देना है 4,15,000 का। एसेट परचेज तो कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो है ना, असेट खरीदा है यानी पैसे बाहर गए। बच्चों समझ रहे हैं क्या, जेन्युइनली समझ रहे हैं, फास्ट जा रही हूँ क्या, स्पीड अप, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, पर्टिकुलर्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर। मेरे को क्वेश्चन को इजी रखना है। अभी देखो पहले आप लोगों को कैश फ्लो आता था 8 मार्क्स के लिए, तो मैंने ये क्वेश्चन 2 वाले एडजस्टमेंट्स किए तो मेरे को समझ में आता है, और 2-3 और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग वगैरह के भी एडजस्टमेंट दिए, जेन्युइन है। बट अब क्वेश्चन पेपर हो गया, कैश फ्लो का वेटेज हो गया 6 मार्क का, तो या तो मैं ये वाली एडजस्टमेंट डालूंगी जो अभी मैं लिखा रही हूँ, और कोई भी नहीं, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट खुद में उतना वेट रखती है। या तो फिर मैं बाकी सारी एडजस्टमेंट डालूंगी, ये नहीं डालूंगी,
फिर मैं फर्स्ट जो अभी सम लिखवाया वो वाली एडजस्टमेंट डालूंगी, जिसमें बेसिक सिर्फ क्या दिया हुआ है आपको, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी लिखो, मशीनरी दी हुई है आपको एट कॉस्ट, लास्ट ईयर सॉरी करंट ईयर है 4,20,000, लास्ट ईयर है 4 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके नीचे 1,10,000 और दूसरा है 1 लाख। अगर मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँ, क्या है, मैंने असेट खरीदा है 50,000 का, मेरे साथ ये असेट 5 साल रहने वाला है, 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, इवनली यूज होने वाला है, तो मैं हर साल 10-10 हज़ार का डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी। तो बैलेंस शीट में मेरी प्रेजेंटेशन है फिक्स्ड एसेट्स में अंदर मशीनरी 50,000 प्लस डेप्रिसिएशन 10,000, बाहर आ रहा है 40,000। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है मैं दिखाऊं, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट तो 50,000 का है और उस पर जितना डेप्रिसिएशन है उसको मैं एक्यूमुलेट करके लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड में दिखाऊं। क्यों? डेबिट में से माइनस कर रही हूँ, यानी क्रेडिट ही कर रही हूँ। क्यों हम ऐसे करेंगे? ताकि टोटल डेप्रिसिएशन दिखता जाए कि अब तक असेट की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट भी दिखे कि हमने कितना महंगा खरीदा था या कितना सस्ता खरीदा था, और उसकी टोटल डेप्रिसिएशन भी अलग से दिखे। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। तो ये हमने वही किया, मशीनरी कॉस्ट पे दिखाई है, डेप्रिसिएशन अलग से दिखाया। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट उसके नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है आपको। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर machinery costing 40,000, during the year machinery costing 40,000 and accumulated depreciation 24,000 and accumulated depreciation 24,000 was sold for case 1 20,000, केस 2 10,000। एक प्रॉफिट का केस है, एक लॉस का केस है, दोनों से खरीद। सबसे पहले ये सम्स में क्या करना है, सबसे पहले आप 3 अकाउंट्स बनाओगे वर्किंग नोट में। कौन सा याद आता होगा? तो मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और असेट डिस्पोजल। बनाओ फास्ट। अभी हम उसके बैलेंसेस पोस्ट करेंगे। मशीनरी का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 4,20,000। ये याद आ रहा है? अभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 1,10,000। यहाँ तक किसको कोई डाउट है? ये तो 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स। अभी देखो आगे मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने एक असेट बेचा है जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000। कॉस्ट कितनी थी? 40,000। तो सबसे पहले मशीनरी में से वो कॉस्ट निकालो, असेट डिस्पोजल में डालो। मशीनरी का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। उसमें से कुछ भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट में आप लिखोगे बाय असेट डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 40,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट डिस्पोजल में टू मशीनरी 40,000। डेप्रिसिएशन कितना था उस मशीनरी का? 24,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, असेट डिस्पोजल में डालेंगे।
अभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है, उसमें से कुछ भी निकालना है तो क्या करना है? डेबिट करना है। तो आप उसमें क्या करोगे? टू असेट डिस्पोजल 24,000 असेट डिस्पोजल में बाय डेप्रिसिएशन 24,000। यहाँ तक याद आएगा? इसके बाद हम क्या करते थे? हम नीचे जर्नल एंट्री पास करते थे। कैसे पास करते थे? मशीनरी कॉस्टिंग, याद आ रहा है क्या? मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 की मशीनरी थी, अब तक मैंने 24,000 का डेप्रिसिएशन बुक कर लिया है, तो मेरे लिए अब उसकी वैल्यू कितनी बची है बुक्स में? 16,000। तो मशीनरी कॉस्टिंग 16,000 सोल्ड फॉर 20,000। तो ये प्रॉफिट में हुआ है कि लॉस में? प्रॉफिट में हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे तो क्या आएगी? नंबर 1 कैश बिजनेस में अंदर आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 2 असेट बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू असेट डिस्पोजल। वो असेट फिलहाल पड़ा कहाँ है? असेट डिस्पोजल में। 2 प्रॉफिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मेरा गेन हुआ है कितना? 4,000। अभी असेट डिस्पोजल में जब आप ये चीज की पोस्टिंग करोगे तो पहली बात तो एंट्री देखो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 असेट डिस्पोजल, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अब आई हैव सीन योर टेक्स्ट बुक डूइंग इलिटरेसी, बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 2 असेट डिस्पोजल, 2 इनकम। असेट डिस्पोजल में हम सिर्फ क्या लिखेंगे? बाय बैंक। अमाउंट किसका? असेट डिस्पोजल का। क्या लिखेंगे? असेट डिस्पोजल में बाय बैंक, अमाउंट किसका? असेट डिस्पोजल का। आपका टेक्स्ट बुक क्या करता है? आपका टेक्स्ट बुक असेट डिस्पोजल में लिखता है बाय बैंक, बट अमाउंट बैंक का टैली नहीं होगा, तो फिर वो लोग डेबिट साइड पे प्रॉफिट दिखाते हैं। आई डोंट नो हाउ। हमने कैसे सीखा है? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 असेट डिस्पोजल, 2 प्रॉफिट। तो असेट डिस्पोजल में हम सिर्फ क्या दिखाएंगे? बाय बैंक और उसका अमाउंट। समझ में आ रहा है? तो असेट डिस्पोजल में आप लिखोगे बाय बैंक, कितना है अमाउंट? 16,000। तो योर असेट डिस्पोजल शुड ऑटोमेटिकली टैली। सबका टैली हो रहा है? अभी आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टैली करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो इस ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो भी क्रेडिट होगा, इसीलिए बाय डेप्रिसिएशन आएगा। यहाँ तक किसको कोई डाउट है? 14,000 34,000 क्या हो रहा है आज? 1,10,000 उधर 24,000 और भी तो है। हाँ, ये amount से बोला। नेक्स्ट मशीनरी टैली करोगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा 2 बैंक। 60,000। वो कौन सा है? 2 बैंक मतलब इस ईयर हमने और असेट खरीदा है। इजी है क्या? मैंने बहुत सम सिखाया, याद आना चाहिए। 2 बैंक कितना आ रहा है मुझे बताओगे? 60,000। लिखो इफेक्ट्स। इफेक्ट नंबर 1 आप दिखाओगे असेट परचेज कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। थैंक यू। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ असेट्स कितना है? 60,000। नेक्स्ट आप दिखाओगे असेट बेचा है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ असेट। अभी आप खोल के लिखना कितने में बेचा है? 20,000। कितने में बेचा है हमने? 20,000 में। तो कितना आएगा इधर? 20,000। गलती से 16 मत लिख देना। इफेक्ट नंबर 3 डेप्रिसिएशन कितना है? 34,000। कहाँ पे इफेक्ट आएगा? नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एडजस्टमेंट्स में ऐड या लेस? ऐड करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। लास्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना है प्रॉफिट?
4,000 उसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारे इनकम का असर दिया हुआ है, तो डज इट बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी? यस, तो हमने इन्वेस्टमेंट में उसको ऑलरेडी दिखा दिया, तो ऑपरेटिंग में से क्या करना पड़ेगा? उसको इनकम को माइनस करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स में सबट्रैक्ट। याद आएगा क्या? प्लीज ये गलती से भी प्रॉफिट लॉस को बुक करना भूलना नहीं। अभी सिर्फ मैं चेंज कर रही हूँ, जहाँ मैंने ये किया है लॉस दिखाया सेकंड केस में, तो पोस्टिंग तो बेसिक सेम होगी। जिसने ब्लू पेन से काम किया वो ब्लैक पेन से केस 2 का काम करो। मशीनरी और असेट डिस्पोजल में, सॉरी, मशीनरी और डेप्रिसिएशन में आएगा आपका नो चेंज, वो वैसे की वैसी रहेगी। कहाँ पे चेंज आएगा? असेट डिस्पोजल में। मैंने असेट्स की वैल्यू कितनी थी मेरे बुक्स में? 16,000। सोल्ड कितने को है? 10,000। तो सेल वैल्यू आप उधर कर दोगे 10,000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ है। उधर नहीं मैडम, नीचे वर्किंग नोट में, जर्नल एंट्री से ऊपर, वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री के ऊपर हमने लिखा है असेट्स की वैल्यू कितनी थी मेरे बुक्स में? असेट्स की वैल्यू थी 16,000 लेस सोल्ड फॉर 10,000, तो मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया है। कितने का? 6,000 का। इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। 16,000 का असेट आपने कितने को बेचा है? 10,000 को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। लॉस डेबिट क्यों हो रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके बिजनेस में अंदर आ रहा है कितना? 10,000। लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितना? 6,000 टू असेट डिस्पोजल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट कितने का बाहर जा रहा है? 16,000 का। अब इसकी पोस्टिंग करोगे अगर आप, तो क्या आएगा? असेट डिस्पोजल में आएगा बाय कैश बाय लॉस। बच्चे मेरे को पूछते हैं दीदी ऐसे कैसे प्रॉफिट नहीं दिखा रहे बट लॉस दिखा रहे? लेजर की पोस्टिंग ही वैसी है ना, समझ में आ रहा है? तो आप दिखाओगे बाय कैश बाय लॉस। कितना कितना? 10,000 और 6,000। एज इट इज टैली होना ही होना है। इजी है, समझ में आ रहा है? अभी इफेक्ट्स देखो क्या होंगे। सबसे पहला आपका मशीनरी अकाउंट टैली हुआ था, तो परचेज कितने का आया था? 60,000। वो तो वैसे का वैसा ही। आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग, आउटफ्लो इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सेकेंड आपका इस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया था? 34 ना, 34,000। वो भी एज इट इज कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। चेंज का ये भी असेट बेचा कितने को अभी? 10,000। तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप दिखाओगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ असेट 10,000। इजी है क्या? पक्का इजी है। और लास्ट है हमारा लॉस। याद रखना 4 इफेक्ट्स हो रहे हैं, देखना चारों इफेक्ट्स ये है क्या। लास्ट है हमारा लॉस। लॉस का इफेक्ट कहाँ जाएगा? लॉस हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है एक तरीके से। पैसे गए क्या? सिर्फ लॉस बुक एंट्री पास हुई है। तो फिर हम लॉस की इफेक्ट्स क्या देंगे? एडजस्टमेंट्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक। समझ में आ रहा है? इजी है, पक्का इजी है। चलो पूरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी डन। कोई डाउट है? फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट कोई डाउट? आस्क मी द सिलियस्ट डाउट यू हैव। चलो आ रही हूँ मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग हो गया। सबसे इजी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो हमने क्या लिखा है। सबसे पहले ना हमको क्या कैलकुलेट करना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को मैं नीचे अलग से दिखाती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे दिखाती हूँ। याद आ रहा है क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, लेस टैक्स, देयरफॉर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद आ रहा है? तो उसको मैं सेपरेटली दिखा रही हूँ, इसीलिए ऊपर उसके इफेक्ट्स नहीं दे रही हूँ। मेरे को नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए?
बिफोर टैक्स का और बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे कि एक आधा ईयर में आपका अर्थक्वेक हो गया तो उसकी वजह से लॉस हो गया, अच्छा खासा लॉस हुआ है, या आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला उसकी वजह से, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, थेफ्ट है, इंश्योरेंस मिला, ये हर साल थोड़ी इनकम होगी, एक आधा बार गलती से हो गई तो फिर इसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल के सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। याद आएगा? तो अभी देखो, अगर आप लोग देखोगे ना, मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपका होता है जो भी पीएनएल का प्रॉफिट होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीएनएल के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पीबीटी, इसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स माइनस होता है, देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद आ रहा है क्या? अब ये जितना भी प्रॉफिट हुआ ना, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। इस प्रॉफिट में से या तो मैं कुछ पार्ट डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगी, याद आ रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, फिर मैं कुछ पार्ट रिजर्व बोल के साइड रखूंगी। कौन सा रिजर्व? कोई भी, जैसे मैं डीआरआर के लिए पैसे साइड रख रही हूँ, डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मुझे डिवेंचर्स को पैसे रिटर्न करने, उसके लिए मैं पैसे साइड रखूंगी, यानी जिसको कुछ पर्पस असाइंड है उसके लिए मैंने रिजर्व साइड रखे। फिर जितना भी प्रॉफिट बचा उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस प्रॉफिट। जो 9 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 9 कहीं एलोकेट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस प्रॉफिट। याद आ रहा है क्या? अब आपको क्वेश्चन में उल्टी वर्किंग करनी है। मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मुझे सरप्लस दिया हुआ है, तो सरप्लस क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू सरप्लस इन द करंट ईयर। जैसे कि लास्ट ईयर आपका सरप्लस था 10,000 का, इस ईयर आपका सरप्लस है 20,000 का, मतलब 10,000 प्रॉफिट आपने सरप्लस अकाउंट में डाला है। इस ईयर का प्रॉफिट कितना डाला है? 10,000। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग सरप्लस 20,000 लेस ओपनिंग सरप्लस 10,000, देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू सरप्लस 10,000। यहाँ तक याद आएगा? प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स जो आपने एलोकेट करके रखे थे। लास्ट ईयर आपका डीआरआर था 10,000, इस ईयर आपका डीआरआर 18,000, तो 8,000 एक्स्ट्रा भी कहाँ से है? प्रॉफिट में से है, तो एड ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स कुड बी जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्यों? उसका इफेक्ट हम कहाँ देते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। याद आ रहा है क्या? आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही होता है, सरप्लस और जनरल रिजर्व। तो आप ये जनरल रिजर्व का ऐड कर दोगे, प्लस आप क्या ऐड करोगे? डिविडेंड ऐड करोगे। कौन सा? लास्ट ईयर का जो हमने इस ईयर पे किया है, या इंटरिम डिविडेंड, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। याद आ रहा है? मैंने क्या किया? डिविडेंड ऐड बैक कर दिया, तो मेरा क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैं क्या ऐड करूंगी? टैक्स ऐड करूंगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऐड बैक कर दूंगी, तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिर्फ क्या की मैंने? उल्टी वर्किंग की, नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए, यानी पीएनएल के प्रॉफिट तक जाने के लिए। ये हम कहाँ दिखाते हैं? पीछे वर्किंग नोट में दिखाते हैं। याद आ रहा है क्या? तो देखो मैंने क्या लिखा, लास्ट ईयर का ऐड करेंगे, डिविडेंड। देखो क्या लिखा है? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू सरप्लस, एड अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, एड डिविडेंड पेड। डिविडेंड इंटरिम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एड या लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी देखो एक मैंने नीचे नोट दिया है, इफ ओपनिंग सरप्लस इज नेगेटिव, तो हमको क्या करना पड़ता है? वो याद आ रहा है? किसी किसी ईयर में ओपनिंग सरप्लस आपको -50,000 दिया हुआ रहता है, यानी लास्ट ईयर लॉस था, इस ईयर का पॉजिटिव है, बट लास्ट ईयर लॉस था। तो आपने पहली बात तो इतना ट्रांसफर किया है कि लास्ट ईयर का लॉस 0 हो जाए, प्लस इस ईयर का कुछ एडिशनल बच रहा है। याद आ रहा है क्या? तो हम वो लॉस को ऐड करते हैं। पक्का याद आ रहा है? जैसे लास्ट ईयर का लॉस है 30,000, इस ईयर आपके सरप्लस अकाउंट में दिख रहा है, लास्ट ईयर नेगेटिव 30,000 यानी लॉस दिख रहा है 30,000 का, इस ईयर दिख रहा है 10,000, तो टोटल प्रॉफिट इस ईयर में कितना हुआ होगा? 40,000 होगा। एक तो वो 30 नेगेटिव नेगेटिव 0 हो गया, प्लस एडिशनल 10। याद आएगा क्या? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, बहुत इजी है। डिविडेंड, डिविडेंड 2 होते हैं, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड।
सिर्फ मैं प्रपोज डिविडेंड की बात करूँ, लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है और जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हमको क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है। लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को पे करना है। पे कहाँ से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया हमने डिविडेंड पेड, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, बट कहाँ पे, एडजस्टमेंट्स में नहीं, ऐड बैक हम करेंगे नेट प्रॉफिट वाले वर्किंग नोट। अगर आपने गलती से एडजस्टमेंट में भी ऐड किया तो फाइनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर सेम आएगा, सिर्फ आपका नेट प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और इस ईयर के डिविडेंड को क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है। इंटरिम डिविडेंड देखो क्या है, डजंट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। इंटरिम डिविडेंड हम डायरेक्टली पे कर सकते हैं, डायरेक्टली पेड इन द करंट ईयर, सेम इफेक्ट, आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एड बैक इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद आ रहा है? हाँ, पक्का याद आ रहा है। नेक्स्ट हमारा देखो नीचे क्या दिया हुआ है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड बिफोर इक्विटी शेयर्स। So, if dividend on preference shares is paid first, add preference shares dividend and net profit। मैंने same dividend वाला effect net profit में add करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आउटफ्लो दिखाना है। बट प्लीज याद रखना, भले मुझे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्लियर बोला हो या नहीं बोला हो, ये मुझे खुद को ध्यान देना है कि 12% दिया है, 10% दिया है, तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट आएगा। याद आ रहा है? पक्का याद आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंस अमंग रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू करंट ईयर, सो एडेड इन नेट प्रॉफिट। रिजर्व्स को हम करंट ईयर में करते हैं ना, जनरल रिजर्व लास्ट ईयर था 10,000, इस ईयर है 16,000, तो 6,000 से जनरल रिजर्व बढ़ गया, इसलिए हम उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। इसका कुछ कंटिन्यू पार्ट मैंने लिखा है क्या? क्या लिखा है? हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे होता है, क्लोजिंग सरप्लस, क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग रिजर्व, सेम वैसे। याद आ रहा है? नेक्स्ट है देखो हमारा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स का। अभी इसका एक सम के साथ सिखाती हूँ, लिखो। अच्छा पहले सुन लो, आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का, दिया हो रहेगा लाइबिलिटी में, प्रोविजंस में। लास्ट ईयर प्रोविजन था 50,000, इस ईयर प्रोविजन है 70,000 और कुछ भी अलग से नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का पे किया है तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे और इस ईयर का नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्या लॉजिक देखो क्या है, लास्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरा ईयर खत्म होता है, इसके बाद हम टैक्स पे करते हैं। पहले क्या होगा, ईयर खत्म होगा फिर हम टैक्स पे करेंगे। तो जनरली ये भी डिविडेंड जैसा काम होता है, लास्ट ईयर का टैक्स इस ईयर में पे होता है। समझ में आ रहा है? तो जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे लेस टैक्स पेड दिखाती हूँ तो उसमें मुझे कौन सा टैक्स दिखाना है, जो एक्चुअली में कैश गया। किसके लिए कैश गया, प्रीवियस ईयर के टैक्स के लिए, तो हम प्रीवियस ईयर वाला दिखाते हैं। बट जब मैं इस ईयर का नेट प्रॉफिट निकाल रही थी तब तो माइनस कौन सा टैक्स हुआ होगा, इस ईयर का टैक्स हुआ होगा, तो इसलिए मैं ऐड बैक कौन सा करती हूँ, इस ईयर का टैक्स, यानी इस ईयर का प्रोविजन ऐड बैक करती हूँ। याद आ रहा है? तो अगर आप देखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स में सिचुएशन 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजंस आर गिवन ओनली, सिर्फ इतना ही दिया है। तो अज्यूम ओपनिंग प्रोविजन टू बी लास्ट ईयर टैक्स पेड इन करंट ईयर, इफेक्ट का आएगा लेस इनकम टैक्स पेड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे। एंड सेकंड है अज्यूम क्लोजिंग प्रोविजन इज करंट ईयर्स टैक्स, शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफेक्ट क्या है, ऐड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इजी है, पक्का इजी है। प्रॉब्लम का आती है सिचुएशन 2 में, लिखो सिचुएशन 2। आपका प्रोविजन है लास्ट ईयर, करंट ईयर का है 1,10,000, लास्ट ईयर का है 50,000। अगर सिर्फ इतना ही दिया तो बहुत इजी है। क्या, 1,10,000 हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे और 50,000 हम लेस इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। बट अभी आपको नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, देखो क्या है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000, केस 1, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। बनाओ अकाउंट।
लाइबिलिटी में दिख रहा है, यानी इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का कितना दिया है मैंने, 50,000। टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना दिया है मैंने, 1,10,000। तो टू बैंक टैक्स पे किया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे करेंगे तो जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में टू बैंक कितना पे किया है, 80,000। तो क्या आप टैली करके मुझे बाय पीएनएल बता सकते हो कितना आ रहा है? तो यानी मैं बोलूं इस ईयर का टैक्स 1,40,000 है। कैसे क्या दीदी, देखो ओपनिंग कितना था, 50,000। इस ईयर में भी टैक्स कितना है, 1 लाख। नहीं, इस ईयर का आपका कितना है अभी पीएनएल, 1,40,000। 50,000 प्लस 1,40,000 ये होता है 1,90,000, जिसमें से हमने कितना पे किया, 80,000 पे किया, बचा 1,10,000 जो अब तक प्रोविजन दिख रहा है, पे करना बाकी है। समझ में आ रहा है? तो इफेक्ट्स देखो किसके होंगे, एक तो बैंक के, दूसरा पीएनएल के। बैंक वाली जो अमाउंट थी 80,000, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लेस इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे। और इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एड इन नेट प्रॉफिट किसका, 1,40,000। नाउ आई विल गिव यू 2 minutes टू ट्राई। पूरा क्वेश्चन सेम, सिर्फ टैक्स पेड के जगह वर्ड दिया है टैक्स प्रोवाइडेड फॉर। टैक्स प्रोवाइडेड फॉर 80,000 है, मतलब बाय पीएनएल 80,000 आपको दिया है। आप टू बैंक निकाल सकते हो, प्लीज स्पीड अप। $10,000 आया। $20,000 आया। $20 आ रहा है। हाँ, तो ये पीएनएल में जो आया है 80,000, उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, एड इन नेट प्रॉफिट। और जो आपका टू बैंक आया उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, लेस इनकम टैक्स पेड। प्लीज ध्यान देना, प्रोवाइडेड फॉर दिया या पेड दिया। लास्ट 1-2 एडजस्टमेंट्स बिफोर आई एंड द चैप्टर। फास्ट है क्या, इजी है, पूरा याद आ रहा है, कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट है वो क्या है, नोट। व्हेनेवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको पीएनएल भी बना के देंगे, बैलेंस शीट भी देंगे, एडजस्टमेंट्स भी देंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद ही उन्होंने बना के दिया है तो उसमें प्लीज ध्यान देना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो वो टैक्स क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स वाले, तो उसके इफेक्ट्स याद से देना। याद आएगा क्या, वो टैक्स प्रोवाइडेड फॉर है ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट, कभी कभी आपको क्वेश्चन में रिजर्व्स में दिया हुआ रहता है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये एडमिशन चैप्टर के बाद याद आता होगा, क्या है ये, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए जो मैंने पैसे साइड करके रखे। एज यूजुअल नॉर्मल रिजर्व है, पैसे साइड किया तो इफेक्ट कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट में ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट आपको दिया हुआ एक रिफंड ऑफ टैक्स। कभी कभी मेरे को सम को और ट्रिकी बनाना है तो मैं रिफंड ऑफ टैक्स का एडजस्टमेंट डालूंगी। तो देखो क्या लिखा है, इफ वी गेट रिफंड वी पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स, बराबर है। सो वी सबट्रैक्ट रिफंड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑफ करंट ईयर, that is tax provided for during the year, because now we will pay less tax in the next year. याद आ रहा है क्या। नेक्स्ट देखो क्या है, लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो मैंने बता दिया है।
नेट प्रॉफिट में हम उसको ऐड या लेस ऑपोजिट इफेक्ट कहाँ देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे, क्योंकि उनको उसको स्पेशली अलग से डिस्क्लोजर देना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैंने आपकी बुक में कौन सी लिखाई है, इंटेंजिबल असेट बढ़ता है तो परचेस है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, कम होता है तो अनलेस एंड अनटिल गिवन नहीं है हम क्या अज्यूम करेंगे, अमोर्टाइजेशन है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका एड या लेस इफेक्ट्स देंगे। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ अभी देखो कभी कभी ना आपके क्वेश्चन में करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ रहता है और ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है मार्केटेबल। मार्केटेबल है यानी इट इज एज गुड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब मैं बस निकलूंगी बाहर उसको बेचूंगी मुझे पैसे आ जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ट्रीट करते हैं। याद आ रहा है क्या, तो जैसे हम नीचे कैश में उसको ऐड कर देते हैं, ओपनिंग में ओपनिंग का, क्लोजिंग में क्लोजिंग का। नेक्स्ट मैंने लिखा है आपको, डू नॉट ऐड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस इन एडजस्टमेंट, ऐड दिस बैलेंस शीट आइटम। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था या प्रेफरेंसेस को भी अगर मैंने प्रीमियम पे रिडीम किया था तो इसका इफेक्ट एडजस्टमेंट में नहीं आता है, उसका इफेक्ट सीधा बैलेंस शीट में आता है। इजी है, पूरा इजी है। पूरे चैप्टर में कोई डाउट है क्या, प्लीज आस्क मी। अभी एक देखो मैंने ये वाली हेडलाइन लिखाई है क्या आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट्स टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स, टू बी रियलाइज्ड आफ्टर 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट की हाँ लिखा है फ्लोट चार्ट बनवाया मैंने एक, हाँ देखो क्या है इन्वेस्टमेंट के अगर आगे दिया रहा है कि ये 12 महीने के बाद रियलाइज होंगे, तो ये क्या है मेरा अदर असेट्स जैसे मैंने कहीं पैसे टेम्पररी अमाउंट के लिए इन्वेस्ट करके रखे, तो उसका इफेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, बढ़ रहा है तो उधर, कम हो रहा है तो भी इधर। प्रॉब्लम कहाँ आती है, करंट इन्वेस्टमेंट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई ऐसा है जो 3 महीने के अंदर रियलाइज होते होंगे ना, मैंने 3 महीने के अंदर मेरे को बेच बाच के पैसे आ जाएंगे, तो उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड करते हैं। 3 महीने से ज़्यादा हुआ तो उसका इफेक्ट हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में देते हैं। समझ में आए? हम क्वेश्चन में पर क्या देखते हैं, मार्केटेबल वर्ड है या नहीं, याद आ रहा है क्या। नेक्स्ट और कुछ जो मैंने छुड़ाया हो, बिना मार्केटेबल सिक्योरिटीज का वर्ड दिए बिना और 3 मंथ्स का भी नहीं दिया है तो फिर हम उसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ट्रीट करें। कुछ और जो मैंने छोड़ दिया है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के, अरे वर्किंग कैपिटल चेंजेस मेन रह गया। देखो क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत इजी है। करंट लायबिलिटी का सेम इफेक्ट होता है, करंट असेट्स का उल्टा इफेक्ट होता है। याद आ रहा है, तब मैंने लॉजिक बहुत एक्सप्लेन किया था, अभी सिर्फ सीधा शॉर्टकट। करंट लायबिलिटी का सेम इफेक्ट है, यानी बढ़ रहा है तो हम भी ऐड करेंगे, कम हो रहा है तो हम भी लेस करेंगे। मतलब लास्ट ईयर मेरे डेटर्स थे 50,000, इस ईयर है 80,000, बढ़े तो हम भी क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। याद आ रहा है क्या, पक्का याद आ रहा है। लास्ट ईयर मेरी क्रेडिटर्स थे 80,000, इस ईयर है 40,000, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। और असेट्स का क्या होता है, उल्टा इफेक्ट, असेट्स बढ़ते तो हम लेस करते हैं, असेट्स कम होते हैं तो हम ऐड करते हैं। जैसे आपको दिया इन्वेंट्रीज, लास्ट ईयर थी 1 लाख, इस ईयर है 1,50,000, बढ़ी है तो हम लेस करेंगे। अगर थोड़ा बहुत लॉजिक बताऊं, लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 50,000 एक्सेस मैंने पे किया है ना, समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लेस करते हैं। या जैसे डेटर्स लास्ट ईयर थे 1 लाख, इस ईयर है 1,50,000, बढ़ा है तो हम लेस करें, क्यों, 50,000 के गुड्स तो गए, पैसे नहीं आए ना, कैश नहीं आए तो हम लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स तो पूरा दिखाया था बट उतने पैसे तो आए नहीं है, इसलिए हम उसको लेस कर। समझ में आ रहा है, इजी है। एनीथिंग एल्स विच है, हाँ सीधा दिया है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, अलग से नहीं दिया, एक करंट असेट, एक करंट लायबिलिटी अलग से नहीं देके सीधा दिया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसका इफेक्ट कैसे होता है, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहला क्या है, करंट असेट्स, तो रूल किसका फॉलो होगा, करंट असेट्स। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो हम माइनस करेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो हम ऐड करेंगे। एनीथिंग एल्स विच आई हैव फॉरगॉटन,
डन, चैप्टर ओवर। कोई डाउट है? बंद कर दो मैडम।